हेलो दोस्तों, आज हम प्रकाश चैप्टर का यानी इकाई 1 का पहला चैप्टर है जो हमारे ये हाई स्कूल में भी है और आपका इंटर में भी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें हैं प्रकाश के बारे में। बेसिक नॉलेज है, ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, पहले बेसिक नॉलेज सीखेंगे, इसके बाद आपका डेरिवेशन आएगा और सारी चीजें आएंगी। इसका हम पहले देखते हैं, जैसे कोई चीज है प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश जैसे एक विकिरण ऊर्जा होती है जो हम क्या करते हैं, जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रकाश क्या होता है। जैसे आप कोई वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखने के लिए उस वस्तु को प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश जब तक नहीं रहेगी हम वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। तो आज हम पहले देखेंगे क्या है प्रकाश। देखिए प्रकाश ये आपका पहला है, पहले चैप्टर का यानी इकाई 1 का यानी प्रकाश की। ये आपको हाई स्कूल में भी मिलेगा और आपको इंटर के सेकेंड वाले फिजिक्स पार्ट में आपको मिलेगा प्रकाशिकी से। और यहाँ से देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश क्या है, एक विकिरण की जैसे कार्य करती है। जैसे आपका सूर्य की किरण हो गई, यानी वो विकिरण के माध्यम से आती है, उसी के जैसा क्या होता है, ये प्रकाश होती है। तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, यानी जो हमारी आंखों को स्पर्श करती है, तो संवेदित करती है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो क्या दोस्तों कि हम क्या करते हैं, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, यानी जब किसी वस्तु पे पड़ती है, तो हम छोटा सा ये पे समझते हैं। जैसे आपकी ये वस्तु हो गई और ये वस्तु है और यहाँ से आप कोई स्रोत है, स्रोत से आप जैसे ही प्रकाश यहाँ से इस पर डालेंगे, ये वस्तु पे प्रकाश तो पड़ेगी। पड़ने के बाद ये क्या होगी, वस्तु से आप यहाँ पे स्थित है, ये कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है और आप यहाँ स्थित हैं, तो यहाँ से जैसे ही किसी स्रोत से प्रकाश यहाँ डालेंगे, इस वस्तु पे परावर्तित होके आपकी आंखों को संवेदित करेगी, यानी कि आपतित होती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। तो ये क्या होगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप वस्तु रखे हैं और ये आप खड़े हैं, ये आप है और आप क्या है, एक ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वर है। तो यानी कि जो ऑब्जर्वर का काम कर रहा है और यहाँ से वस्तु से प्रकाश आपतित होगी और यहाँ से रिटर्न होके आपकी आंखों पर पड़ती है, जिसके फलस्वरूप वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं, वहां से रिटर्न होकर वो हमारी आंखों को संवेदित करती है, उसके फलस्वरूप क्या होती है, प्रकाश हमें मतलब प्रकाश के माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रकाश के गुण। इसके पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होती है। जैसे अगर हम कोई भी चीज है प्रकाश के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे आप कोई भी वस्तु को जब हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। देखिए इसके पहले हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल को किसने दिया था। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने बताया था। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको क्या कहते हैं, कंपटीशन वाले क्वेश्चन में भी मिलेगा और आपके जो जितने भी प्रकाश के गुण लिखे हुए हैं ये सारे कंपटीशन की क्वेश्चन है, कंपटीशन में मिलेगा और एकेडमिक में आपको भी मिलेगा देखने को। तो देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने बताया था। तो सर्वप्रथम इसको बताया था रोमर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, प्रकाश की चाल की गणना की थी, यानी कि प्रकाश के चाल के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे देखिए ये आपका प्रकाश का गुण है। प्रकाश के गुण में आपके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट गुण है वही लिखा गया है यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे पहला गुण क्या कहता है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, परंतु इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। सही बात है कि अगर हम क्या करेंगे, प्रकाश को देखने का प्रयत्न करेंगे, यानी कि देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रकाश हमें दिखाई
नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम प्रकाश से किसी वस्तु पे डालते हैं तो प्रकाश हमें प्रकाश के द्वारा हम उस वस्तु को देख लेते हैं। दूसरा गुण क्या है? सामान्यतः प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। आप भी जानते हैं कि इसकी जो किरण होती है वो एक सीधी रेखा के रूप में चलती है और ये एक सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण है इसके नेक्स्ट क्या होती है? देखिए, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहां से देखिए ये हो जाएगा प्रकाश की चाल निर्वात जो होती है, निर्वात अथवा वायु में कितनी होती है? 3 × 10⁸। ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसको हम काउंट करेंगे तो ये लगभग 30 करोड़ के लगभग आसपास में जाएगा। ये हो जाएगा 3 करोड़ में, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करती है। चुंबकीय तरंग मतलब आप जानते हैं, जब आप कोई भी चुंबक को लेते हैं तो एक, जैसे आपका चुंबक देखते हैं, जैसे आपका ये आपका क्षण चुंबक है, ये यानी यस है, यहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं ऐसे करके, ये बल रेखाएं होती हैं और ये बल रेखाएं एक चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो ऐसे ये क्या होती है? ये प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। उसके बाद यहाँ पे जो संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि इसके गमन के लिए, है ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद दृश्य प्रकाश, यानी जिस प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो कितनी होती है? 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे आपको देखिए 2 चीजें यहाँ पे मिलेंगी, आपको कहीं कहीं पे मिलेगा 4000 एंगस्ट्रॉम से, है ना, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, इसको देखने को मिलेगा आपको। इसका ये हो गया, ये गुण आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखेंगे अब इसके बाद, अगर देखिए इसके पहले हमने प्रकाश के बारे में अध्ययन किया, इसी के जस्ट पहले अभी, तो तुरंत अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि जब कोई, जैसे फिगर के माध्यम से समझते हैं, देखिए आप लोग जैसे सोचते होंगे कि कैसे, कहाँ पे कैसे क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ से देखिए ये आपका हो जाए, मान लेते हैं ये आपका है, ये आपका माध्यम 1 है, माध्यम, ये आपका माध्यम 1 है, इसको मान लेते हैं N1, इसको मान लेते हैं N1, और ये आपका माध्यम है ना, माध्यम आपका N2 है, ये आपका दूसरा माध्यम है और ये पहला माध्यम है। इसको मान लेते हैं विरल माध्यम, इसको मान लेते हैं विरल माध्यम, और इसको मान लेते हैं सघन माध्यम, इसको मान लेते हैं सघन माध्यम। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, है ना, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, है ना, वो दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से, यानी कि जिस रेखा से वो प्रकाश घुस रही है माध्यम में, उस मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपका ये आपकी एक क्या कहते हैं, मतलब कि मुख्य अक्ष है आपका, और यहाँ से अगर हम देखें तो माध्यम 1 ये ऊपर रखा हुआ है, माध्यम ये दूसरा नीचे है, इसको मान लेते हैं विरल माध्यम, और इसको मान लेते हैं हम सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आपतित होती है तो यहाँ पे एक नॉर्मल जनरेट होता है, और ये नॉर्मल क्या करता है, देखिए नॉर्मल जनरेट हो जाएगा यहाँ से, और ये इसी को बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और ये नॉर्मल होता है, और ये आपकी जो है, ये आपकी आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। अब देखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हो तो ये कैसे घटना होती है। देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर। जब सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर ये झुक जाएगी। क्यों? देखिए आप कहेंगे कि इसको तो जाना चाहिए ऐसे, है ना, ये ऐसे नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी चाल देखिए, इसके पहले अभी प्रकाश के गुण में हमने पढ़ा था कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है।
तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि अगर हम विरल माध्यम से प्रकाश गुजार रहे हैं और वो संघन माध्यम में जा रही है, अर्थात देख लीजिए जैसे आपका ये दूसरा फिगर देखते हैं, जैसे ये हो जाए वायु, है ना दोस्तों, ये आपका वायु हो जाए, इसको मान लेते हैं विरल, ये हो जाए वायु और ये हो जाए आपका कांच। अब देखेंगे, देखिए ये कांच है, कांच क्या होता है, संघन होता है, क्योंकि आप जानते हैं संघन क्यों होता है, वायु विरल क्यों होती है, क्योंकि देखिए आप वायु एक गैसीय फॉर्मेट में होती है और गैसीय फॉर्मेट के जो मॉलिक्यूल्स यानी अणु होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और कांच के जो मॉलिक्यूल्स यानी अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए इसको संघन नाम दिया गया है और इसको विरल नाम दिया गया है। वही चीज इसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि जब कोई आपतित किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जा रही होती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर जो झुक रही है और जो प्रकाश निकलेगी अपवर्तित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी। ये अपवर्तित किरण होगी और ये आपका होगा आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु होगा। और यहाँ पे ये आपका मान लीजिए ये A है, ये O है, ये B है। उसके बाद यहाँ से ये जो बन रहा है ये आपका एंगल बनेगा, इसको n मान लेते हैं, n डैश मान लेते हैं। तो यहाँ से ये एक एंगल यहाँ से जनरेट होगा, इसको बोलते हैं I। ये होता है आपतन कोण, आपतन कोण होता है, ये आपतन कोण होता है। और यहाँ पे एक कोण यहाँ से नॉर्मल के साथ में बन रहा है, यानी अभिलंब के साथ में जो कोण बन रहा है ये R होता है और R को बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बोलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे अपवर्तन कोण हो गया। अब ये सारी मतलब चीजें दिख रही हैं आपको स्पष्ट रूप से कि अगर कोई भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होती है तो वो क्या होगी कि अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगी, अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसी को हम देखेंगे यहाँ से, जैसे मान लेते हैं आपका ये विरल माध्यम, अभी आपको बताया कि वायु हो जाए, विरल माध्यम में आपको जल भी मिल जाएगा, जल के साथ में कांच भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे वायु के साथ में कांच है, तो यहाँ से देखेंगे ये कांच का है, ऐसे सेम एज फिगर बनेगा। लेकिन अगर कह दिया जाए ये दोनों सघन, अब सघन ऊपर हो जाए, जैसे आप क्या कहेंगे कि जैसे ये विरल से सघन जा रहा है, विरल से सघन जा रहा है, अब कह दिया जाए कि सघन से विरल जब जाएगी तो क्या परिवर्तन होगा। तो सघन से जब विरल जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा, देखेंगे दोस्तों। यहाँ से ये हो जाए सघन, ये क्या हो जाए, सघन माध्यम हो जाए, है ना। अब ये सघन माध्यम हो जाए और ये आपका हो जाए विरल माध्यम, ये आपका हो जाए विरल माध्यम। तो यहाँ से देखेंगे ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, n1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं n2 मान लेते हैं। जब यहाँ पे दूसरी बात होगी, यानी यहाँ पे आप पढ़े विरल से सघन में जा रही है प्रकाश की किरण, लेकिन अब सघन से विरल जाएगी। तो जब कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो यानी जब वो आपतित होती है दूसरे माध्यम पर, तो दूसरे माध्यम पर जैसे ही आपतित होगी यहाँ भी नॉर्मल बनेगा आपका, और ये नॉर्मल बनने के बाद ये आपका यहाँ से ये अभिलंब है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका है आपतित किरण, ये आपका हो जाएगा आपतित किरण, और ये आपतित किरण है, आपतित किरण पे ये आपका है आपतन बिंदु, ये आपका है आपतन बिंदु। अब देखेंगे ये अभिलंब है, अभिलंब है। अब देखिए यहाँ से जब ये सघन माध्यम से कोई किरण विरल माध्यम में जा रही होती है तो उसको जाना चाहिए सीधे, आप कहेंगे सीधे जाना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो अपवर्तन जो होता है प्रकाश का, वो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर जाएंगे तो आपकी किरण अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ये आपको ऐसे जाना चाहिए और ये जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये वाली किरण है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना लीजिएगा, ये दूर हट जाएगी, इसको जाना चाहिए इस वाले मार्ग से, लेकिन नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विरल हो जाता है। और ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं अभी इसके बाद में तुरंत हम बता रहे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ये आई होगा, ये होता है आपतन कोण होता है दोस्तों, और ये होता है अपवर्तन कोण आर, ये होता है अपवर्तन कोण होता है, और ये होती है अपवर्तित किरण।
क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे अपवर्तित किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है। यहाँ से ये ए हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ से किरण ऐसे निकल जाएगी बाहर की ओर, और ये यन है, ये यन डैश है। देखिए दोस्तों, दोनों समझ गए हैं, दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये इस वाले में ऐसा क्यों हो रहा है और इस वाले में ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोनों को हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोनों चीजों पे प्रकाश की चाल का क्या है, खेल है ना। प्रकाश की चाल का खेल है दोस्तों। देखिए यहाँ पे प्रकाश की चाल जो होती है उसी पे इसकी सारी चीजें डिपेंड हो रही हैं। यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होगी तो कैसे क्या परिवर्तन होगा, तो वही चीज यहाँ पे आपको इसके पहले मैंने गुण में बताया है अभी जस्ट ही, कि प्रकाश के चाल के जो गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, सघन माध्यम की अपेक्षा। तो देखिए जब यहाँ से विरल माध्यम में तेजी से आई प्रकाश, लेकिन इसको आगे मिल गया कौन, अवरोधक यानी सघन माध्यम मिल गया। तो सघन माध्यम जैसे ही मिला, ये क्या हुआ, थोड़ा सा प्रतिरोध का कार्य कर गया। प्रतिरोध का कार्य, इसको प्रकाश ये क्या कर रहा है, सघन माध्यम प्रकाश को रोकने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन ये कांच है, मान लेते हैं कांच ही है, कुछ भी है सघन माध्यम में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मतलब रोकने का प्रयत्न करेगा, लेकिन क्या होगी, ये प्रकाश प्रवेश कर जाएगी, लेकिन प्रवेश करते ही ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, ये वही चीज यहाँ भी हो रहा है कि दोनों पे किरणें सघन माध्यम से जब जाती है, देखिए सघन माध्यम से धीमी गति से जाएंगी, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने का प्रयत्न करती है, यानी जैसे ही यहाँ पहुंचती है ये बाहर की ओर निकलेंगी। और आप जानते हैं विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है सघन माध्यम की अपेक्षा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल यहाँ से तुरंत क्या होगी, तेजी के साथ निकलेगी, इसीलिए नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और इसी कारण यहाँ पे नॉर्मल की ओर झुक जाती है। देखिए यहाँ पे हम दोनों लिख देते हैं, यहाँ पे आपका कांच हो जाएगा, ये आपका कांच हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा वायु, है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं कांच है, ये आपका कांच है, और इसको मान लेते हैं जल, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, यहाँ से ये आपका मान लेते हैं जल। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और आपको उम्मीद करता हूं ये आपका प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे दोस्तों। अब इसके पहले अभी हमने आपको अपवर्तन के बारे में बताया, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। दूसरे इसके अपवर्तन के नियम को समझते हैं, इसका जो अपवर्तन का नियम क्या कहता है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है, आपका 12th में भी है ये वाला पार्ट, और आपका हाई स्कूल में भी है। दोनों पार्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, या तो अति लघु उत्तरीय में या लघु उत्तरीय में, दोनों में इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को समझते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या कहता है। देखिए इसके दो नियम होते हैं, इसके आपके दो नियम मिलेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम मुख्यतः होते हैं, ये है। यहाँ पे इसको समझेंगे, जैसे आपका विरल माध्यम से कोई भी आप ले लीजिए, चाहे सघन माध्यम चाहे विरल माध्यम, दोनों का वही चीज होगा, वही फंडा होगा। पहला नियम देखेंगे, यानी फर्स्ट ला, इसका क्या कहता है, इस नियम के अनुसार क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिगर समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका है आपतित किरण, ये आपका है आपतित किरण, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये आपका है आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण, और ये क्या है आपका अभिलंब है। तो यहाँ पे तीनों चीज दिख रही होगी आपको, सीधे सीधे देख लेते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। देखिए ये कहाँ पे स्थित है, आपतन बिंदु पर स्थित है। तो वही चीज पहला नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों जो है, तीनों क्या है, आपतन बिंदु पर। देखिए कहाँ पे स्थित है, आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, देखिए फिर से देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब आपका ये हो जाएगा। तीनों क्या होते हैं, ये तीनों क्या है, आपतन बिंदु पर है, और कहाँ पे है, एक ही तल में है। ये पहला नियम कहता है आपका।
तो पहला नियम ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो देखेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, है ना, और आपका अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम होता है। ये रहा आपका पहला नियम। और दूसरा नियम इसका और भी इंपॉर्टेंट होता है। देखेंगे इसका दूसरा नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जांच, इसको पढ़े होंगे आप साइन रूल में, है ना। साइन रूल में आपकी क्या बताते हैं कि आपतन कोण की जांच, यानी साइन रूल आपका कहता है कि कोई भी आपका इस तरह से अगर वो एंगल बना रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, अनुपात के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और वो अनुपात एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये साइन रूल के अकॉर्डिंग ही आपका ये वाला सेकंड लॉ बताया जाता है। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जांच, यानी कोण आई, है ना दोस्तों। यहां से देखेंगे कोण आई जो कह रहा है, कोण आई यहां से आपतन कोण की जांच साइन, ये यहां से आपतन कोण की जांच, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन आपका कोण आई हो जाएगा यहां से दोस्तों। तथा अपवर्तन कोण की जांच, अपवर्तन कोण कौन है दोस्तों, यहां पे देखेंगे ये आपका आर है। आर क्या है, आपका अपवर्तन कोण है। तो अपवर्तन कोण की जांच ये हो जाएगा का अनुपात एक नियतांक, नियतांक क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका दूसरा नियम कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम कह दें कि इस नियम को क्या कहते हैं, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, अपवर्तन के दूसरे नियम को या फिर इसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन भी बनकर आता है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो आपका स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। और स्नेल का नियम कहाँ से आता है, तो साइन रूल के द्वारा हम किसी प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित कर रहे होते हैं, तो वहां से निकल के आता है स्नेल का नियम। अब यहाँ पे दोस्तों जो कांस्टेंट निकल के आया है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ करके आप लोगों को बता रहा हूं कि आपका ये आपका क्या होता है, यहां से हम समझेंगे थोड़ा सा, देखेंगे। देखिए यहाँ पे कि जब कोई प्रकाश की किरण, यहां से देखिए ये आपका ये इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू को साइन आई अपान साइन आर को लिख सकते हैं 1 और 2। देखिए 1 और 2 ये आपका नियतांक होता है, लेकिन इसको कांस्टेंट हम मानते हैं, लेकिन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इसको मानते हैं। लेकिन हम क्या देखिए इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब समझ लेते हैं दोस्तों, आपका न्यूमेरिकल आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखेंगे कि 1 और 2, 1 और 2 क्या है आपका, देखिए ये आपका पहला माध्यम है ना, और ये आपका है दूसरा माध्यम, ये आपका क्या है, दूसरा माध्यम। तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि 1 और 2 का मतलब क्या होता है। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और ये परेशान रहते हैं कि ये 1 और 2 और n12 क्या लिखा गया है, इसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। ये यहाँ पे हम इसको समझते हैं, यहाँ पे 1 और 2 यानी 1 और 2 जो लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं क्या लिखा गया है 1 और 2 का मतलब, यानी कि ये पहला माध्यम होता है, ये दूसरा माध्यम। इसी को क्या लिखते हैं हम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है दोस्तों, अपवर्तनांक है। क्या है, अपवर्तनांक। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, इसके बराबर हम क्या लिखते हैं, इसके बराबर सूत्र अगर लिखेंगे तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अगर इसके बराबर अगर हम सूत्र लिखना चाहते हैं तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे ये हो जाता है, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में दिया गया हो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे अपवर्तनांक इसका, इसी के बराबर हम क्या लिखेंगे, n2 अपान का n1। इसको क्या बोलते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ये आपका अपवर्तनांक है, बटे क्या हो जाएगा ये पूरा पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए दोस्तों ये रहा आपका, इतना कंप्लीट हो गया दोस्तों।
हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि आप लोगों को ये सारी जितने टॉपिक बताए गए हैं आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।